हेलो एवरीवन, मैं संगीता गोसाई हमेशा की तरह आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूं। और आज का जो टॉपिक है वो बायोलॉजी से रिलेटेड है, मानव भ्रूणीय परिवर्धन या फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमन। इससे पहले के वीडियोस में हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी कि निषेचन से पूर्व की घटना पढ़ ली थी, निषेचन पढ़ लिया था। और अब हम पढ़ेंगे निषेचन पश्च घटनाएं यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो शुरू करने से पहले मेक श्योर कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया हो। यदि आपने कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। भ्रूण का निर्माण निषेचन के बाद होता है, ये आपको पहले भी पता है। पौधों में भी ऐसे ही होता है, तो ऐसे जीवों में और इंसानों में भी होता है। तो उसके लिए पहले मैंने यहाँ पर स्त्री जनन अंग बना लिया है। ये बीच में यूट्रस है और जो मैं अब बनाने जा रही हूँ ये फैलोपियन ट्यूब। और इस फैलोपियन ट्यूब का ये चौड़ा भाग जो होता है वो इनफंडिबुलम कहलाता है। ये सब डिटेल में मैंने आपको पढ़ा लिया है, इसके लिए आप दूसरी वीडियो पर जा सकते हैं। और ये एक जोड़ी ओवरी यानी अंडाशय होता है जिसमें कि अंड का निर्माण होता है। फैलोपियन ट्यूब का ये सबसे चौड़ा भाग है जिसे इनफंडिबुलम कहते हैं। यही वो भाग होता है जहाँ से ओवरी द्वारा छोड़े गए एग को या ओवा को पकड़ा जाता है। उसके ऊपर वाला भाग एम्पुला जहाँ पर निषेचन होता है, और जो बारीक पाइप जैसी संरचना है इसे हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ठीक है, ये बीच वाला जो थैलेनुमा संरचना है इसे हम यूट्रस कहते हैं। यूट्रस बिल्कुल पेशियों से भरा हुआ एक संरचना होती है जिसमें कि शिशु 9 महीने तक रहता है गर्भावस्था में। ठीक है, ये नीचे वाला पार्ट जो है वजाइना है। तो यूट्रस जो है वो 3 परतों से घिरा होता है। जो सबसे अंदर वाली होती है उसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। ये एंडोमेट्रियम पर ही भ्रूण का परिवर्धन होता है। और जो ये बीच वाली है जिसे मैंने नीले रंग से कवर किया है इसे हम मायोमेट्रियम कहते हैं। तो मायोमेट्रियम जो है वो पेशीय होती है, संयोजी ऊतकों से भरी हुई होती है। और दोनों के दोनों जो हैं वो अलग अलग तरह के हार्मोन को संचरित करती हैं। ओवरी मैंने बताया आपको कि वो जगह होती है जहाँ पर कि अंड का निर्माण होता है। ये दूसरी ओवरी में साथ के साथ बना देती हूँ। और इधर तो जो दाएं साइड आपके मैंने सारे लेबलिंग की है कि किस भाग को क्या कहा जाता है, और बाएं साइड में आपको बताऊंगी कि कैसे अंड के निर्माण के बाद निषेचन और निषेचन के बाद भ्रूण का निर्माण होता है। तो ये ओवम है जो ओवरी के से निर्मित हुआ है। ओवरी में भी ओवम का निर्माण कैसे होता है ये मैंने आपको डिटेल में बताया है। मैं ऊपर आई बटन पे आपको वो वीडियो दे दूंगी, तो आप उसे क्लिक करके वहाँ जा सकते हैं। तो यहाँ से शुरू होता है ओवम का निर्माण। ओवा जब पूरी तरह से बन जाता है, प्राइमरी oocyte बन जाता है, तो ये ओवरी से बाहर निकल करके इनफंडिबुलम तक पहुंच जाता है। इनफंडिबुलम इसे कैच करता है। अंडाशय यानी ओवरी से अंड का निर्माण ही ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्जन कहलाता है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अब मैं बनाने जा रही हूँ कि जो ओवम है यानी ये अब सेकेंडरी oocyte बन गया है जब ये बाहर निकल के इनफंडिबुलम के पास आता है। तो इसका जरा विस्तार सा रूप आप देख लीजिए। तो आप देख रहे हैं कि इसके चारों ओर डबल लेयर है। पहली लेयर है उसे हम ज़ोना पेलिसिडा कहते हैं, और इसके ही ऊपर यानी ज़ोना पेलिसिडा के ऊपर भी अनेकों कोशिकाओं की बनी हुई एक परत होती है जिसे हम कोरोना रेडिएटा कहते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि ज़ोना पेलिसिडा और कोरोना रेडिएटा की ये लेयर यानी आवरण जो अंड है, अंड के ऊपर काफ़ी समय तक बनी रहती है भ्रूण के बनने के बाद भी। जब विदलन की क्रिया संपन्न हो जाती है ये तब हटती है। ठीक है, और ये क्योंकि ये मादा युग्मक है यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है। ठीक है, फीमेल गैमीट है। तो इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या है वो क्या होगी, n होगी, यानी कि हैप्लॉइड होगी 23 होगी। ठीक है जी, ये याद रखिएगा। ये तो थी सेकेंडरी oocyte या ओवा की बड़ी संरचना।
अब धीरे धीरे क्या होता है कि यही ओवा और ऊपर खिसकता है इनफंडिबुलम से एम्पुला तक, ठीक है। और एम्पुला ही वो जगह होती है जहाँ पर कि निषेचन होता है। अब ओवा निषेचन के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन ओवा का संरचना एज इट इज़ जैसे पहले था वैसी ही है, दोनों आवरण से ढकी हुई, ठीक है। ये बार बार नहीं बताऊंगी मैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि शुक्राणु जब यहाँ पर आते हैं तो वो निषेचन की प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से एक ही शुक्राणु जो है वो उसमें निषेचित होता है। जो शुक्राणु है उसके आने का रास्ता वजाइना होता है, तो फिर उसके बाद यूट्रस, यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब और फिर फैलोपियन ट्यूब से एम्पुला तक पहुंचता है। और एम्पुला में जो पहले से ही ओवम है वो वहाँ पर होता है और उसके साथ वो निषेचन की क्रिया को संपन्न करते हैं, जिसे हम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या होता है कि ये जायगोट बनने के लिए तैयार हैं। आपको मैं बता दूं कि जो शुक्राणु है उसे हम मेल गैमीट या नर युग्मक कहते हैं। इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है, यानी n होती है, ठीक है। और जब शुक्राणु यानी मेल गैमीट और ओवम इन दोनों का जो है मिलन होता है, तो उसके बाद जो संरचना बनती है इसे हम युग्मनज कहते हैं, यानी जाइगोट कहते हैं, ठीक है जी। जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या अब 2n हो गई है, ठीक है। 2n का मतलब 46 हो गई है, 23 मादा से और 23 नर से। तो अब यहाँ पर जाइगोट बन गया है। अब जाइगोट में विभाजन प्रारंभ हो जाता है और धीरे धीरे वो 1 से 2 और 2 से 4 में बदल जाता है। जाइगोट को हम डे 1 मानेंगे कि निषेचन के पश्चात जो पहला दिन है वो जाइगोट कोशिका बनती है। उसके बाद इसमें जो विभाजन 1 से 2 बनते हैं वो डे 2 पर हो जाता है, यानी 24 घंटे के अंदर ही जो है विभाजन शुरू हो जाता है। और इसमें 2 कोशिकाएं बनती हैं, एक थोड़ा बड़ी होती है और एक थोड़ी छोटी होती है। इसी तरह से डे 3 पर जो है वो 4 कोशिकाएं बन जाएंगी। ये मैं आपको बता रही हूँ कि फैलोपियन ट्यूब में ये कहाँ कहाँ पर खिसकती जाती हैं। यूट्रस की ओर ये खिसकती जाती है, धीरे धीरे विभाजन होता रहता है और धीरे धीरे ये ऊपर की ओर खिसकती जाती है। इस विभाजन को क्लीवेज या फिर विदलन कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब डे 4 तक जो है ये कम से कम इसमें 16 से 32 कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है और जिसे हम मोरुला कहते हैं, ठीक है। ये एक बॉल के जैसी संरचना होती है और ये विशेष संरचना होती है जिसमें कि बहुत ही सघन जो है वो कोशिकाओं का गुच्छा होता है। लेकिन याद रखिएगा कि अभी भी जो आकार है इस कोशिका का, जो जाइगोट से अब तक मोरुला तक, इसका आकार अभी भी परिवर्तित नहीं हुआ है। और उसका कारण ये है कि इतनी जल्दी ये विभाजन होता है कि उसे समय ही नहीं मिलता कि वो बड़ा हो सके, ठीक है। तो अब मोरुला बन गया है और मोरुला बनते बनते डे 4 से 5 तक ये बिल्कुल यूट्रस के मुहाने पर पहुंच जाता है, जहां पर फैलोपियन ट्यूब खत्म होती है। अब ये जो मोरुला होता है ये और आगे यूट्रस के पास आ जाता है और कोशिका का विभाजन अभी भी इसमें लगातार होता रहता है, ठीक है। और लेकिन ये कोशिका के जो बाहर आवरण था, जो पहले फर्स्ट जाइगोट में आपने देखा था, जो 2 लेयर थी, कोरोना रेडियस और जोना पेलिसिडा का, तो वो ऑलमोस्ट जो है वो थिन हो जाती है, पतली हो जाती है। और उसके बाद जो संरचना होती है इसे हम ब्लास्टुला कहते हैं, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ब्लास्टुला या कोकरपुटी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। और ये ब्लास्टुला अंत में जाकर के यूट्रस की जो अंदर वाली दीवार है एंडोमेट्रियम, उस पर जा चिपकती है या वहाँ पर इम्प्लांट हो जाती है। इसे हम इम्प्लांटेड ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं या कोकरपुटी रोपण कहते हैं। तो यहाँ तक जो है वो आपकी पूरी जो भ्रूण का प्लांटेशन था, प्रवर्धन, वो संपन्न हो चुका है। आगे आपको फ्लो चार्ट के द्वारा एक क्विक रिवीजन में देना चाहती
हूँ ये उन बच्चों के लिए बहुत मददगार होगा जो बच्चे आके कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, नीट की तैयारी करना चाहते हैं। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं डे 1 से, जब निषेचन की क्रिया संपन्न हो करके जाइगोट यानी युग्मनज का निर्माण होता है और जिसमें गुणसूत्रों की संख्या जो है यानी कि 46 होते हैं। अब जाइगोट जो है वो पूरी संरचना यहाँ पे बन गई है, दोनों लेयर मैंने बना दिया है, ज़ोना पेलिसिडा भी और कोरोना रेडिएटा भी, है ना। तो अब क्या है कि डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे, विभाजन, ठीक है। और 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, एक थोड़ी छोटी होती है और एक थोड़ी बड़ी होती है। ये क्रिया संपन्न हो जाती है 24 घंटे के अंदर यानी कि डे 2 तक, ठीक है। डे 2 के बाद फिर से जो है वो विभाजन होता रहता है और 2 से 4 में विभाजित हो जाता है। ये अगले 24 घंटे की बात है, तो डे 3 में इसका निर्माण होता है, ठीक है। अब ये 4 सेल स्ट्रक्चर हो गया। 4 सेल स्ट्रक्चर मतलब 4 कोशिका वाली संरचना। 4 से जो अब 8 हो जाते हैं और ये हो जाता है डे 4 में, और 8 से 16 के लगभग 4 से 4.5 दिन तक के बीच में हो जाता है। और इस संरचना को हम बोलते हैं मोरुला, और मोरुला जो है वो यूट्रस के पास पहुंच जाता है, गर्भाशय के पास पहुंच जाता है। यहाँ तक के जो विभाजन है विशेष प्रकार का होता है जिसमें कि कोशिका की संरचना आकार में नहीं बढ़ती है, सिर्फ अंदर ही अंदर विभाजन होता रहता है, और इसे हम क्लीवेज कहते हैं या हिंदी में हम इसे विदलन कहते हैं। अगली बारी आती है डे 5 में 32 कोशिकाओं की संरचना बन जाती है जिसे हम ब्लास्टुला कहते हैं। और ये जो है अब जो कोशिका का पूरा मास है, पूरा एक कह लो कि कोशिकाओं का संगठन है, ये यूट्रस यानी कि गर्भाशय के समीप आ जाता है। और अंत में डे 7 पर यह कोशिका गर्भाशय की दीवार पर यानी एंडोमेट्रियम पर इम्प्लांटेड हो जाती है और इसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने फ्लो चार्ट के द्वारा भी समझ लिया। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।